जिस सेशन का सबसे ज्यादा सभी को इंतजार था वो अब शुरू होने जा रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी एक सेशन की सुबह से लेकर अब तक हुई है तो वो हमारा ये गाला सेशन, जयराम रमेश बनाम अमित शाह, जो जीता वही सिकंदर। दो सिपहसालार जो कि सलाहकार हैं अपने अपने नेताओं के, वो नेता जिनके बीच घमासान होने वाला है 2014 के महाभारत में। एक तरफ राहुल गांधी के खेमे में जयराम रमेश स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के खेमे में उनकी स्ट्रेटेजी बैकरूम से तैयार कर रहे हैं अमित शाह। पहली दफा है कि अमित शाह इस तरह के मंच पर आए हैं, तो स्वागत है आपका। जयराम जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा क्योंकि इनकम्बेंट आप हैं, सरकार आपकी है, नया नेता आपने खड़ा किया है। अब यह साफ कर दिया आपने, पीछे से काफी धक्का भी लगाया, लेकिन साफ कर दिया कि राहुल गांधी ही अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो आपके पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। तो देश की जनता आपसे जानना चाहती है जयराम जी कि कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को क्यों चुना जाए? क्या वो वजह है जो आप देखते हैं राहुल गांधी में, जिसको देखकर आप उनसे काफी नजदीक से काम करते हैं, आपको लगता है कि राहुल गांधी इस देश के लिए एक अच्छे प्रधानमंत्री बन सकते हैं? देखिए राहुल, मैं पहले एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। ये चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी का नहीं है। आपने प्रधानमंत्री की बात उठाई, वो गलत बात है। राहुल गांधी हमारे चुनाव प्रचार, चुनाव रणनीति तैयार कर रहे हैं, हमारे उपाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, पर प्रधानमंत्री पद के लिए ये चुनाव नहीं हो रहे हैं। ये कांग्रेस बनाम बीजेपी, कांग्रेस बनाम क्षेत्रीय पार्टी, बीजेपी बनाम और कोई पार्टी, उस नजरिए से देखिएगा 2014 के चुनाव। मैं तो नहीं देखता हूं, कांग्रेस पार्टी भी नहीं देखती है कि ये प्रधानमंत्री पद के लिए दो व्यक्तियों के बीच के में टक्कर है। ये मीडिया के लिए हो सकता है, और ये बात सही है कि बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है। हमने घोषणा नहीं की है। हमने बार बार कहा है, हमारे देश में, हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनाव व्यक्तियों के बीच में जरूर होते हैं, पर चुनाव पार्टियों के बीच में है, पार्टियों के अलग अलग विचारधाराओं के बीच में है, पार्टियों के जो घोषणा पत्र में वादे किए जाते हैं उनके आधार पर उनको जनादेश मिलता है। तो ये गलत सवाल आपने पूछा है मुझसे, और मैं यही जवाब दे सकता हूं कि प्रधानमंत्री पद का सवाल हमारे लिए मायने बिल्कुल नहीं रखता। पर मोदी के लिए, बीजेपी के लिए और अमित शाह के लिए प्रधानमंत्री पद के सवाल बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि आप इस तरीके से दर्शा रहे हैं इस वक्त अमित शाह साहब कि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। ऐसा लगता है मोदी को देखकर, बीजेपी के कैंपेन को देखकर, कि बीजेपी का यह मानना है कि हिंदुस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ रहा है। ऐसा क्यों कर? जब जयराम रमेश कहते हैं कि हमारे लिए पीएम उम्मीदवार कोई मायने ही नहीं रखता, तो बीजेपी का पूरा चुनाव सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की शख्सियत के इर्द गिर्द क्यों बुना गया है? जयराम जी का जो स्टैंड है, कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है, वो मोदी जी के नाम की घोषणा के बाद का स्टैंड है। पहले इनका ये नहीं था। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रवक्ता पूछते थे कि कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी कौन है। जब श्री नरेंद्र मोदी के नाम को भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, नरेंद्र मोदी ने देश भर का जनता के परिचय के लिए दौरा शुरू किया, और उसको जो जिस तरह का रिस्पांस जनता में से मिल रहा है, उसके बाद में संवैधानिक बातें भी हो रही है, और ये भी हो रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नहीं है। ठीक है, जयराम जी कहते हैं उनकी पार्टी का स्टैंड है, मगर पूरे देश भर में, विशेषकर मैं उत्तर प्रदेश और गुजरात का डिटेल दौरा किया है मैंने, हर जगह पे बैनर, पोस्टर और नीति विषयक बातों के सूत्र राहुल गांधी को सेंटर करके बना रहे हैं। और मैं इतना पूछना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नहीं है तो कौन है? मैं इसके बारे में जरूर कहूंगा कि ये बात सही है। जो हमारा पोस्टर है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन है, पब्लिक रिलेशंस कैंपेन है, जो चेहरा दिखाई दे रहा है वो राहुल गांधी का चेहरा, क्योंकि वो हमारे नेता हैं और उनके नेतृत्व में ये चुनाव हम लड़ रहे हैं। पर कभी हमने नहीं कहा है वहां राहुल गांधी जी को
प्रधानमंत्री पद के लिए वोट दीजिए। हमने हर समय कहा है वोट कांग्रेस। पर जयराम जी, हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की, वो है हमारा नारा। क्या आपको हमने कहीं नहीं कहा है कि प्रधानमंत्री, और एक बात, इस बात का खंडन कर लूं मैं कि हमने नरेंद्र मोदी जी की घोषणा के बाद हमें ये जागृति आई कि हम प्रधानमंत्री पद के लिए हम राहुल गांधी और किसी और को खड़ा नहीं करेंगे, ये बात गलत है। मैं 1.5 साल से कह रहा हूं कि हमारे देश में चुनाव ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं होते हैं व्यक्तियों के बीच में, पार्टियों के बीच में विकल्प है। पार्टी को हम जनादेश देते हैं, पार्टी की विचारधारा पर मत देता है मतदाता। तो ये बात गलत है, ये बात पर ये बीजेपी का निर्णय है कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए एक व्यक्ति को खड़ा करके रखा, वो उनका निर्णय है। पर जयराम जी, आप तो मैसेजिंग में काफी इन्वॉल्व रहते हैं। कांग्रेस की ऐड देखकर सवाल खड़ा होता है कि सरकार किसकी चल रही है, विपक्ष में कौन है, कहीं कांग्रेस इस बात पर कंफ्यूज तो नहीं है? क्योंकि आपके पार्टी के ऐड कहते हैं कट्टर सोच नहीं युवा जोश। कट्टर सोच मतलब मोदी हुए, अमित शाह हुए, युवा जोश यानी राहुल गांधी हुए। फिर आप कहते हैं मैं नहीं हम, क्योंकि आप कहते हैं कि मोदी मैं नहीं लेकिन हम। तो इन सब एड्स को देख के लगता है कि कांग्रेस अभी से ऑपोजिशन में बैठी है और मोदी है देश के पीएम, क्योंकि आपका हर एड तो मोदी को टारगेट करा है। सरकार में कौन है और ऑपोजिशन में कौन है? देखिए, चुनाव के लिए अभी 2.5 महीने बाकी है और हर चुनाव जो प्रचार चलाया जाता है वो अलग अलग चरणों में चलाया जाता है। ये हमारा पहला चरण है, फर्स्ट स्टेज है, और इस चरण में हम ये संदेशा देना चाहते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल से अलग है। हम क्या करेंगे जब अगर हमें जनादेश मिलेगा, हम क्या करेंगे, हमारी प्राथमिकता क्या होंगी, वो अगले चरण में आएगा। मार्च का महीना है, अप्रैल का महीना है और मई में 15 दिन का हमारे लिए प्रचार का समय मिला है। तो उस समय आप देखेंगे पार्टी की ओर से हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, हमारे वादे क्या हैं। पर ये अभी जो देख रहे हैं, ये चरण जो देख रहे हैं, आपने देखा है अब तक, वो एक तरफ से आप कह सकते हैं ये डिफरेंशियल कैंपेन है कि किस तरह हम लोगों को बताएं कि राहुल गांधी जी, नरेंद्र मोदी का नाम हमने नहीं लिया है, फिर भी ये बात सही है कि हमारा निशाना नरेंद्र मोदी है और अरविंद केजरीवाल भी है, क्योंकि अचानक से आम आदमी पार्टी भी उभर कर आई है। आपकी मदद से थोड़ी बहुत नहीं, हमारी मदद से नहीं, हमारी मदद से सरकार बनाई है, पर हमारी मदद से वो उभर कर नहीं आई है। वो जनता का एक आक्रोश था, वो हो गया है, दिल्ली में हो गया है, पर अगर वो देश भर में होगा कि नहीं वो अलग बात है। पर यह बात सही है कि इस चरण में हम राहुल गांधी जी को नरेंद्र मोदी की तुलना में, केजरीवाल जी की तुलना में कैसे क्या फर्क है उसको हम दर्शाना चाहते हैं। पर अमित शाह साहब, अगर नरेंद्र मोदी के कैंपेन की बात की जाए तो लग रहा है कि 2 कैंपेन चल रहे हैं। एक कैंपेन वो जो रैली में नजर आता है, एक कैंपेन वो जो टीवी पर नजर आता है, और एक दूसरा कैंपेन जो आप चला रहे हैं जमीन पर, जहां पर आरएसएस के लोग जाते हैं, चाय की दुकान पे जाते हैं, कहते हैं आप देख रहे हैं मुलायम क्या कर रहा है, आप देख रहे हैं किस तरीके से मुसलमानों को यहाँ पे फेवरेटिज्म हो रहा है उनके पक्ष में। तो ये आप जब दुनिया के सामने होते हैं, जनता के सामने होते हैं, तब बात अलग किस्म की होती है। चाय की दुकान पर संघ की शाखाओं से निकले लोग, आपके भेजे हुए लोग बात अलग करते हैं। क्या जमीन पर उत्तर प्रदेश में आपकी कोशिश है लोगों को और इस चुनाव को पोलराइज करने की? मुझे मालूम नहीं राहुल जी आप कहां से समाचार लेकर आए हैं और आपका सोर्स क्या है, मगर मैं एक बात निश्चित कहना चाहता हूं, हम भी नहीं चाहते कि चुनाव पोलराइज हो, ना कभी हमने करा है। गत विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जैसे ही चुनाव आया, माइनॉरिटी की रिजर्वेशन की बात सपा ने करी, बसपा ने करी, कांग्रेस ने करी और चुनाव को पोलराइज किया। हालांकि माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन करने से पिछड़ों का अधिकार मारा जाता था। माइनॉरिटी का रिजर्वेशन संविधान सम्मत नहीं है, संविधान इसका इजाजत नहीं देता है, फिर भी केवल वोट प्राप्त करने के लिए चुनाव को पोलराइज करने का प्रयत्न किया गया। अभी अभी समाजवादी पार्टी ने 21 टेररिस्टों को, जिनके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे लगे हैं, उनके मुकदमे वापस लेने के लिए कानून विभाग की उनकी सलाह ली गई और मुकदमे वापस लेने का फैसला कर लिया गया, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगाई। जहां तक दंगों का सवाल है, दंगों में भी उन्होंने
एक ही वर्ग विशेष के मुकदमे वापस मंगाने के लिए सलाह है। मैं ये पूछना चाहता हूं आपकी चैनल के माध्यम से पूरे देश को, कौन चुनाव को कम्युनलाइज कर रहा है, कौन पोलराइज कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कर रही। हम तो जीडीपी के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्यों कांग्रेस पार्टी के बैनर पर जीडीपी का कहीं नामो निशान नहीं है? क्यों मुद्रास्फीति की बात नहीं है? क्यों डॉलर और रुपये के रिश्तों की बात नहीं है? एक भी परफॉर्मेंस बेस्ड प्रचार कांग्रेस पार्टी ने अब तक तो कम से कम नहीं किया है। और जयराम जी कहते हैं कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है। जयराम जी, देश जानना चाहता है हम किस नेता के नेतृत्व में आपकी पार्टी आगे बढ़ना चाहती है, देश की बागडोर किसको सौंपना चाहते हैं, इसकी नीतियां क्या है, इसका परफॉर्मेंस क्या है, इसके कैलिबर क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है। जयराम जी, जहां बीजेपी पे आरोप लगता है, बेशक मैं तूतू पे नहीं पढ़ना चाहता हूं, पर मैं जरूर ये नहीं, मैंने भी तूतू में नहीं कही। नहीं, आपने कई इल्जाम लगाए। नहीं, मैंने जरा भी तूतू में नहीं कही। मैंने मुद्दे पर ही बात करी। वाद विवाद का मकसद है कि सुनिए, जिनकी राजनीति पोलराइजेशन की राजनीति रही है पिछले 50 सालों से, उल्टा हम पर वो आरोप लगा रहे हैं कि हम पोलराइज कर रहे हैं। नहीं, हमने तो माइनॉरिटी रिजर्वेशन की कभी बात नहीं। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, पार्टियां की क्या भूमिका थी, इनके नेताओं की क्या भूमिका थी, देश जानता है। अखबारों में छपा है, टीवी चैनलों में भी छपा है। किन लोगों का सम्मान हुआ है वो भी लोग जानते हैं। तो ये बात कहना अमित शाह जी को कि हम पोलराइजेशन कर रहे हैं, राजनीति पोलराइजेशन की राजनीति हम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आरएसएस तो सिर्फ पोलराइजेशन की राजनीति जानता है। पर मैं स्वागत करता हूं इनका बयान का कि जीडीपी के आधार पर हमें बहस करना चाहिए। बिल्कुल करें, जीडीपी के आधार पर करें, मुद्रास्फीति पर करें, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण, महिला सशक्तिकरण, लिंग अनुपात बात करें, उस पर तो चर्चा नहीं होती है। तो ये बात सही है कि जो असली मुद्दे हैं वो कारपेट के नीचे जा रहे हैं और एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। पर मैं आपसे एक सवाल, और इन्होंने आरक्षण की बात कही। जी, मैं अमित शाह जी को बता दूं, ये बड़े वरिष्ठ नेता हैं, ये जानते हैं केरल में अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया गया है, कर्नाटक में दिया गया है। अल्पसंख्यक होने के नाते नहीं, पर पिछड़े के नाते। तो अल्पसंख्यकों को, किसी को अल्पसंख्यक को आरक्षण की बात नहीं हो रही है। अल्पसंख्यकों को जो बिछड़े हैं उनको आरक्षण देने की बात हो रही है। और ये अचानक आज नहीं उठा है, ये कई वर्षों से हमारे घोषणा पत्र में हमने इसका वादा भी किया है, हमने प्रयास भी किए, पर हम सफल नहीं रहे। पर जयराम जी, जहां एक तरफ बीजेपी पे आरोप लगता है कि वो जमीन पर चीजों को पोलराइज करने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस पर आरोप यह लगता है कि आप मोदी की शक्ल दिखाकर अल्पसंख्यकों को खास तौर से खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दो वरना मोदी आ जाएगा। तो ये तो सकारात्मक राजनीति नहीं है, ये तो नकारात्मक राजनीति है। देखिए, हमारी मजबूरी है कि हमें नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करना है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। और मैंने बार बार कोशिश की है कि जैसा कि इन्होंने ज्यादा उनको भला बुरा आप ही कहते हैं। मेरी व्यक्तिगत अनुभव सुनिए ना, मैंने बार बार कोशिश की है कि कुछ जो रोजाना मुद्दे आते हैं, तू मैं के मुद्दे, उससे हटकर, जैसा कि अमित शाह जी ने कहा, विकास के मुद्दे पर हम बात करें। नहीं, मोदी को फासिस्ट कौन कहता है? उस पर तो डिक्टेटर कौन कहता है? वो तो आप कहते हैं। उस पर तो बात होती ही नहीं है, क्योंकि आप कहते हैं मोदी को फासिस्ट, आप पुकारते हैं उनको डिक्टेटर। वो करते हैं कि नहीं करते? फासिस्ट है या डिक्टेटर, देखिए 12-13 साल से किस तरह से उन्होंने शासन चलाया है, किस तरह से उन्होंने विधायकों को असेंबली से बाहर हटाया है, सब लोग देखे हैं। और फासिस्ट कहना, डिक्टेटर कहना, भस्मासुर कहना, ये राजनीति की भाषा है, ये चलती रहती है। पर मैं वो तू मैं नहीं है। देखिए, तू मैं आप ही राम भाई, नहीं, तू मैं होता रहता है। पर हमने और मैंने खुद प्रयास की है। 2004 में बीजेपी की रणनीति इंडिया शाइनिंग के आधार पर चली थी। 2014 की रणनीति गुजरात शाइनिंग के आधार पर चल रहा है। तो क्या वाकई में गुजरात शाइनिंग है? गुजरात शाइनिंग में क्या कमियां हैं, गुजरात शाइनिंग की क्या उपलब्धियां हैं, उस पर हम विचार करने के लिए तैयार हैं। पर दूसरे पक्ष से भी कुछ
रिस्पॉन्स तो आना चाहिए। चलिए सवाल खड़ा करते हैं अमित शाह के सामने, क्योंकि जब हम गुजरात शाइनिंग की बात करते हैं अमित भाई, तो लगता है कि कुछ जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं, वो तो बड़ा जबरदस्त शाइन कर रहे हैं मोदी के राज में, लेकिन जितने भी सोशल और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस हैं, और बहुत आंकड़े हैं मेरे पास जो दिखाते हैं कि अभी भी कुपोषण के मामले में हर तरह का आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उठा लीजिए, उसमें गुजरात बहुत पिछड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है कि मोदी के राज में इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो बहुत तेजी से होती है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पिछड़ रहे हैं, छोटे छोटे राज्यों की तुलना में पिछड़ रहे हैं, पिछड़े हुए राज्यों की तुलना में पिछड़ रहे हैं? आपका सवाल दो पार्ट में है। पहले आपने कहा कि भाई मोदी के राज में कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ही चमक रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आंकड़ों की जंगल में मत उलझिए, जयराम जी करेंगे वो, मगर पूरे ऑडियंस को मेरा चैलेंज है, गुजरात के किसी भी गांव में आप जाइए, किसी भी समय जाइए, 3 फेज अनइंटरप्ट पावर 24 घंटे नहीं मिलती है तो मोदी को वोट मत दीजिएगा। 24 कलाक बिजली, 24 घंटे बिजली, एक ही स्टेट ऐसा है जहां पर गुजरात में मिल रही है। इसको आप डेवलपमेंट नहीं कहेंगे? जब हमने टेक ओवर किया 11,000 गांवों में टैंकर से पानी जाता था, आज सिर्फ 7 गांवों में टैंकर पे पानी जाता है। इसको डेवलपमेंट नहीं कहेंगे आप? जब हमने टेक ओवर किया भूजल का स्तर जो था उसमें 22 फुट पानी का स्तर ऊपर आया है, इसको आप डेवलपमेंट नहीं कहेंगे? हमारे टेकअप करने के बाद जंगल बड़े हैं, इसको आप डेवलपमेंट नहीं कहेंगे? हमारे टेकअप करने के बाद गरीबी कम हुई है और कुपोषण भी कम हुआ है, लगभग 35% फर्क आया है, और इसके लिए भी योजनाएं बनी है। आने वाले 2-3 साल में हम नेशनल एवरेज को मैच कर जाएंगे, क्योंकि काफी लंबे अरसे तक गुजरात में भी देश की तरह कांग्रेस का शासन रहा है। हमें जो आगे से जो मिला है उसको मेकअप करने में थोड़ा समय लग रहा है, मगर ये बातें नहीं है। 98% गांव रोड से जुड़ चुके हैं, 98%। 15 मिनट की एवरेज से 108 की सुविधा गांव के लोगों के लिए उपलब्ध है। एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां मोदी जी का शासन आने के बाद 3 से कम कमरे बने हैं। एक भी कमरा ऐसा नहीं है जिसके लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं है। ये क्या डेवलपमेंट नहीं है? अमित भाई, एक सुन लीजिए जरा, आप एक सेंटेंस में बहुत बड़ी बात कर देते हैं, इसलिए मैं डिटेल जवाब देना चाहता हूं। पर ये तो कमर्शियल हो गया अमित जी। स्कूल में क्या कॉमर्शियल होगा? कमर्शियल हो रहा है। पीने के पानी में क्या कॉमर्शियल होगा? मैं आपको सही आंकड़े बताऊं? मैं कुछ नहीं, आपको सही आंकड़े बताऊं? जयराम भाई गरीब है, जयराम सुनने के लिए तैयार है? मैं तैयार हूं, पहले आप मुझे सुन लीजिए। गरीब के घर में बिजली, बहुत बार सुना हूं मैं। गरीब के घर में बिजली पहुंचाने को आप कॉमर्शियल कहते हैं तो भगवान ही बचाए कांग्रेस पार्टी को। बिजली पहुंचाना कोई कॉमर्शियल बात नहीं है, ये विकास से जुड़ी हुई बात है। गांव को रोड से जोड़ना कोई कॉमर्शियल बात नहीं है। पानी का स्तर ऊपर लाना कोई कॉमर्शियल बात नहीं है। अमित शाह साहब, 108 की सुविधाओं को गरीब लोगों तक पहुंचाना कोई कॉमर्शियल बात नहीं है। जहां तक आपने कुपोषण का सवाल किया, ह्यूमन इंडेक्स का सवाल किया, वो निश्चित है कि हम थोड़े पिछड़े हैं, मैं इसकी बात का स्वीकार भी करता हूं, मगर उसमें भी 2006 से 2012 तक के 11 तक के आंकड़ों में काफी बड़ा अंतर है। आपने कई आंकड़े सुनाए गिन के, मैं भी आपको 3 आंकड़े गिन के सुनाता हूं। 2011 की इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये कहती है कि जहां तक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का सवाल है, पहले राज्य 5वें नंबर पर था 1996 में, 2006 आते आते वो 9वें नंबर पर आ गया। चाइल्ड माइल न्यूट्रिशन की बात की जाए तो 69% जो बच्चे हैं वो अनीमिक हैं गुजरात के, 44.6% मेल नरिश्ड हैं। जितने भी शेड्यूल्ड कास्ट के, शेड्यूल्ड ट्राइब के हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वो राष्ट्रीय स्तर से खराब हैं। तो एक तबका है गुजरात का जो शाइन कर रहा है, लेकिन जो नीचे के लोग हैं उनका क्या? ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं ना? नहीं, इस पर भरोसा नहीं रखते हैं। ऐसा नहीं है। उनके आंकड़े पर भरोसा रखेंगे वो? ये जो उनके आंकड़े देंगे अभी? ये जो आंकड़े हैं वो आंकड़े तथ्य के आधार पर नहीं है, एक सैंपल सर्वे होता है और सैंपल सर्वे को बड़ा बनाकर ये आंकड़े बनाते हैं मतलब एक स्टैटिस्टिक के आधार पर बनाते हैं। मैं इसको कोई चैलेंज करना जयराम जी ही बनाते हैं? नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं भाई। चलिए, आपने मेरा काम पूरा कर दिया। सुनिए ना, एक मिनट। आपने काफी कुछ गुजरात की उपलब्धियों पर
आपने कुछ कहा है। मैं एक बात बता दूं आपको, सवाल नहीं है कि गुजरात में विकास हुआ है कि नहीं, सब लोग स्वीकारते हैं। मैं पहला व्यक्ति हूं जो स्वीकारेगा कि गुजरात में विकास हुआ है। चले, मुझे आनंद हुआ। 1980 में गुजरात हिंदुस्तान में चौथे नंबर पर था पर कैपिटा इनकम, एक आंकड़ा आपने विकास को जो दर्शाता है, चौथे नंबर पर था। 2012 में गुजरात तीसरे नंबर पर है, ठीक है, 4 से 3 आए हैं। तमिलनाडु 8वें नंबर पर था, 5वें नंबर पर आया है। केरल 7वें नंबर पर था, 4था नंबर पर आया है। तो ये बात नहीं है कि गुजरात में विकास नहीं हो रहा। ये बात कहना कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही गुजरात मॉडल काम करेगा और जो शाइन करता है वो सिर्फ गुजरात मॉडल है, मैं इसका खंडन करता हूं। हमारे देश में केरला का मॉडल है, तमिलनाडु का मॉडल है। अभी पिछले 10 साल में, अभी हालांकि आप अभी उनसे अलग हो गए हैं, पर बिहार में भी विकास दिखाई दे रहा है और आप उस गठबंधन सरकार के एक अंग थे। तो ये बात कहना, हम ये नहीं इनकार रहे हैं कि गुजरात में विकास नहीं हुआ है, कनेक्टिविटी बढ़ा है, बिजली की स्थिति में सुधार आई है, ये बात सही है। पर जो अभी राहुल कनवल जी ने उठाया है, सामाजिक जो सूचक है, सोशल इंडिकेटर्स हैं, उसमें और कुछ करना बाकी है। हो रहा है, प्रयास तो हो रही है, परिणाम भी मिल रहे हैं। सुनिए ना, परिणाम भी मिल रहे हैं। सुनिए ना, लिंग अनुपात देखिए। लिंग अनुपात के मामले में हम लोग सब पंजाब और हरियाणा की आलोचना करते हैं। हम लोग कहते हैं कि पंजाब में लिंग अनुपात बहुत बिगड़ गया है। हम कहते हैं कि हरियाणा में लिंग अनुपात इतना बिगड़ गया है कि लड़कियों का जो आबादी है घटी है। क्या आप जानते हैं अमित जी, 2011 की जनगणना में लिंग अनुपात गुजरात में हरियाणा के समान हो गया है। ये क्यों हो रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी वजह से हो रहा है, पर मैं ये कह रहा हूं कि जो विकास का दावा करते हैं आप, विकास की वकालत करते हैं, वो एक सीमित नजरिए से आप डर डर के हमला कर रहे हैं आप। हा? अमित शाह से खौफजदा हैं आप भी थोड़ा, डर डर के हमला कर रहे हैं। नहीं, हमला नहीं कर रहा। नहीं, इनकी बात समाप्त हो जाए। मैं हमला नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कह रहे हैं वो पूरा पिक्चर नहीं दे रहे।